हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वीडियो ओपन करके देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं ताकि आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। तो दोस्तों प्लीज, मैं आपका सपोर्ट कर रही हूं तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स चाहते थे कि मजदूर उखाड़ फेंकें। किसे उखाड़ फेंकें? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पूंजीवाद को। कार्ल मार्क्स चाहते थे कि जो मजदूर वर्ग है वो पूंजीवाद को उखाड़ कर फेंक दे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह किसी भी प्रकार के राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध था? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, रूढ़िवादी वर्ग जो था वो किसी भी प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध था। जो लोग यूरोप में 1815 में मौजूदा सरकारों को तुरंत खत्म करना चाहते थे उन्हें क्या बुलाया जाता था? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उन्हें क्रांतिकारी बुलाया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मतलब फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में देखिए अचानक 18वीं सदी के कुलीन समाज को बदलना संभव होने लगा। हालांकि हर कोई समाज का पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहता था। कुछ लोग क्रमिक बदलाव चाहते थे जबकि अन्य समाज में पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। तो ये उपरोक्त सभी हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के बारे में। औद्योगिकरण से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न नहीं हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उदारवाद की समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी औद्योगिकरण से। किस वर्ष तक समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1870 तक समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गया था। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी के बारे में दिया गया कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहां पर हो जाएगा सी, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले एकजुट समूह थे। ये वाला जो पॉइंट है ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी के बारे में सत्य नहीं है। यूरोप के लोगों ने सामाजिक परिवर्तन के संबंध में जो विचार रखे उनके अनुसार उन्हें कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? तो करेक्ट हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि उदारवादी, कट्टरपंथी, रूढ़िवादी। जो जैसे विचार रखता था उसे वैसे नाम से बुलाया जाता था। उदारवादी क्या चाहते थे, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट हो जाएगा बी, वंशवादी शासकों की अनियंत्रित शक्ति का विरोध करना चाहते थे उदारवादी। ये आपको याद रखना है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक परिवर्तन के संबंध में रूढ़िवादियों के क्या विचार थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ बदलाव की आवश्यकता है। उनका मानना था कि परिवर्तन धीमी प्रक्रिया से होना चाहिए। तो ये दोनों ही पॉइंट सही है, मतलब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। समाज को विकसित करने के लिए उदारवादियों और कट्टरपंथियों का मानना था। तो करेक्ट आंसर है ए, व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यम के मूल्य में ऐसा किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था। कैसे कह सकते हैं कि उदारवादी लोकतंत्रवादी नहीं थे? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि केवल संपत्ति वाले व्यक्तियों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये सभी वो मानते थे, इसलिए कह सकते हैं कि उदारवादी लोकतंत्रवादी नहीं थे। यूरोप में नए राजनीतिक रुझानों के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के विकास हुए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मतलब कि औद्योगिक क्रांति हुई, नए शहर आए, रेलवे का विस्तार हुआ, ये सारी चीजें हुई थी। इटली में क्रांति लाने का षड्यंत्र किसने रचा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गुइसेप्पे मैजनी के द्वारा इटली में क्रांति लाने का षड्यंत्र रचा गया था। फ्रांस, इटली, रूस आदि में कुछ उदारवादी और कट्टरपंथी क्रांतिकारी क्यों बन गए? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वे मौजूदा राजाओं को उखाड़ फेंकना चाहते थे, इसलिए वो कट्टरपंथी क्रांतिकारी बन गए थे।
रूस में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सन 1900 में रूस में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है। यूरोप में 19वीं शताब्दी के मध्य तक जिस विचार ने समाज के पुनर्गठन पर व्यापक ध्यान आकर्षित किया, वह विचार कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, समाजवाद का विचार था, जिसने 19वीं शताब्दी के मध्य तक समाज के पुनर्गठन पर व्यापक ध्यान आकर्षित किया था। विंटर पैलेस में श्रमिकों के जुलूस पर पुलिस ने हमला कर 100 कर्मचारियों की हत्या कर दी। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है इस घटना को, और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ये याद रखना है। रूस के किसानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट हो जाएगा बी, किसान चाहते थे कि अमीरों की जमीन उन्हें दे दी जाए। ये कथन बिल्कुल सही है रूस के किसानों के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग में हड़ताल पर गए श्रमिकों ने क्या मांग की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। कार्य समय को घटाकर 8 घंटे करना, मजदूरी में वृद्धि, कामकाजी परिस्थितियों में सुधार, ये सारी डिमांड रखी गई थी। हड़ताल करा था जब श्रमिकों ने सेंट पीटर्सबर्ग में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने। जार ने चुनाव के 75 दिनों के भीतर पहले ड्यूमा को क्यों बर्खास्त कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चुनाव के 75 डेज पहले क्यों बर्खास्त कर दिया था ड्यूमा को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जार नहीं चाहता था कि कोई उसके अधिकार पर सवाल उठाए, इसलिए उसने ड्यूमा को 75 दिन पहले बर्खास्त कर दिया था। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूस की सेना की स्थिति क्या थी? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, रूसी सेना बुरी तरीके से हार गई थी। युद्ध के लिए जनता का जार को समर्थन धीरे धीरे क्यों कम होने लगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा में मुख्य दलों से परामर्श करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए युद्ध के लिए जनता का जार को समर्थन धीरे धीरे कम होने लगा था। 22 फरवरी 1917 को नेवा नदी के दाहिने किनारे पर एक कारखाने में तालाबंदी क्यों हुई? तो करेक्ट आंसर है डी, दोनों, ए और सी दोनों। पाले और भारी बर्फबारी के कारण श्रमिकों के लिए काम करना बेहद ठंडा था और नेवा नदी के बाएं किनारे पर स्थित श्रमिकों के क्वार्टरों में भोजन की कमी गहराई से महसूस की गई थी। तो ये दोनों ही कारण के कारण क्या हुआ था कि नेवा नदी के दाहिने किनारे का जो कारखाना था उस पर तालाबंदी कर दी गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने घुड़सवार सेना बुलाई। घुड़सवार सेना ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, घुड़सवार सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सरकार ने ड्यूमा को कब निलंबित किया? यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को निलंबित कर दिया था। 2 मार्च को जार के गद्दी छोड़ने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, मतलब अंतरिम सरकार का गठन किया गया, एक संविधान सभा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ये दोनों ही चीजें हुई है, मतलब डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। 27 फरवरी 1917 को सैनिक और हड़ताली कर्मचारी एक परिषद बनाने के लिए एकत्रित हुए। कहां पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पेट्रोग्राड सोवियत में एक परिषद बनाने के लिए एकत्रित हुए थे सैनिक और हड़ताली कर्मचारी। रूस के संदर्भ में शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार बना लीजिए, बहुत पूछा जाता है। शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया? तो करेक्ट आंसर देखिए यहां पर हो जाएगा इसका सी, लेनिन। ठीक है, लेनिन के द्वारा ये नारा दिया गया है, बहुत पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। जार ने कब सिंहासन छोड़ा? जार निकोलस द्वितीय ने कब सिंहासन छोड़ा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 मार्च 1917 को जार निकोलस ने सिंहासन छोड़ दिया था। रूस के संदर्भ में कौन सा समूह महिलाओं के सफ्रागेट आंदोलन का समर्थक था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा बी, कट्टरपंथी जो वर्ग था यह महिलाओं के सफ्रागेट आंदोलन का समर्थक था।
बोल्शेविक पार्टी के अधिकांश सदस्य शुरू में अप्रैल थीसिस से आश्चर्यचकित क्यों थे? जो अप्रैल थीसिस थी उससे आश्चर्यचकित क्यों थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वे प्रथम विश्व युद्ध जारी रखना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि समाजवादी क्रांति के लिए समय उपयुक्त नहीं है, इस समय सरकार को समर्थन की आवश्यकता थी। ये सभी रीजन है, तो आपको ये याद रखना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। रूस में समाजवादियों ने किसके माध्यम से शासन संभाला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1917 में अक्टूबर क्रांति के माध्यम से रूस में समाजवादियों ने शासन संभाला था। रूसी क्रांति के दौरान रूस में बोल्शेविक समूह का नेतृत्व किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, व्लादिमीर लेनिन के द्वारा बोल्शेविक समूह का नेतृत्व किया गया था। रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्टालिन। देखिए यहाँ पे है स्टालिन, स्टालिन के द्वारा सामूहिकीकरण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन रूस की गुप्त पुलिस को प्रदर्शित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चेका, जो रूस की गुप्त पुलिस को प्रदर्शित करता है। रूस के संदर्भ में कुलक क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संपन्न किसान को कुलक कहा जाता था। 1917 में जार निकोलस द्वितीय के त्याग के बाद सोवियत नेताओं और ड्यूमा नेताओं ने एक गठन किया था, एक संस्था का। किसका गठन किया? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा बी, देश को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था इनके द्वारा। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1898 में समाजवादियों के द्वारा रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की गई थी। 1905 के बाद अधिकांश समितियां और ट्रेड यूनियन थी, कैसे हो गए थे ये सभी? तो ए करेक्ट हो जाएगा, अवैध घोषित कर दिए गए थे। 1905 के बाद अधिकांश जो समितियां और ट्रेड यूनियन था उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया था। रूसी किसान अन्य यूरोपीय किसानों से भिन्न थे क्योंकि? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दोनों ए और बी। उनके मन में कुलीन वर्ग के प्रति कोई सम्मान नहीं था, उन्होंने अपनी भूमि को एक साथ जोड़ दिया था, तो इसलिए रूसी किसान अन्य यूरोपीय किसान से भिन्न थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रूस के जदीदवादियों का लक्ष्य था, जो जदीदवादी थे इनका लक्ष्य क्या था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, आधुनिक मुसलमान को रूस पर शासन करना चाहिए, ये रूस के जदीदवादियों का लक्ष्य था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 20वीं सदी की शुरुआत में अधिकांश रूसी लोग काम करते थे, क्या काम करते थे? तो बी करेक्ट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में कार्य करते थे। रूस के अधिकांश लोग किस धर्म का पालन करते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, रूसी रूढ़िवादी ईसाई धर्म का पालन करते थे रूस के अधिकांश लोग। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कृषि। 20वीं सदी में की शुरुआत में रूस के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन समाजवादी और डैश द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ए करेक्ट हो जाएगा, समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी के द्वारा ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, तुर्की और डैश जैसे देश शामिल थे, तो तुर्की, जर्मनी और, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया जैसे देश शामिल थे। अप्रैल थीसिस नाम किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लेनिन से संबंधित है। अप्रैल थीसिस बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी था। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आती रहूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।